नमस्कार। आज की वीडियो में समझेंगे टेस्टिकुलर कैंसर के बारे में। टेस्टिकुलर कैंसर की अगर बात करूं तो टेस्टिकुलर कैंसर में दो वर्ड्स आ रहे हैं। पहला आ रहा है टेस्टिकुलर, दूसरा आ रहा है कैंसर। टेस्टिकुलर का मतलब होता है टेस्टिस, यानी कि मेल के अंदर या पुरुषों के अंदर उपस्थित वो अंग या वो बॉडी पार्ट जिसके अंदर स्पर्म का निर्माण होता है उसे बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है। और दूसरा जो वर्ड है कैंसर। कैंसर के बारे में आप सभी को पता है कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी होती है, चाहे वो किसी तरह का कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, स्किन कैंसर हो, लंग कैंसर हो, बॉडी का किसी भी अंग का कैंसर हो, बहुत ही खतरनाक समस्या होती है कैंसर, ये आप सभी को पता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है टेस्टिकुलर कैंसर के बारे में, यानी कि पुरुषों के अंदर उपस्थित जो टेस्टिस होते हैं उनके अंदर होने वाले कैंसर के बारे में। तो आइए पहले हम समझ लेते हैं कैंसर के बारे में, फिर हम समझेंगे टेस्टिकुलर कैंसर को। बात करेंगे कैंसर के बारे में तो आप सभी को पता है कि हमारी जो शरीर है या फिर इस वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जितने भी जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं, इन सभी की जो बॉडी है वो कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। हमारा जो शरीर है वो भी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि सेल से मिलकर के बना हुआ है। जिस तरह से बिल्डिंग्स ईंटों से मिलकर बनी हुई होती है, उसी तरह से हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। आप ये भी जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है या लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनके अंदर ग्रोथ होती है या उनका जो साइज है वो इंक्रीज करता है। वो साइज क्या होता है? बढ़ता है। साइज को जो बढ़ना है वो पर्टिकुलर किसी अंग में नहीं होता, वो हमारे सेल्स के अंदर यानी कि हमारी कोशिकाओं के अंदर ग्रोथ होती है। अब चूंकि कोशिकाओं से हमारी शरीर बनी हुई है, इसलिए जब कोशिकाओं में ग्रोथ होगी तो उसका असर हमारी बॉडी पे दिखाई देगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोशिकाओं में ग्रोथ किस तरह होती है, क्या उनकी साइज बढ़ती है? चलिए हम समझ लेते हैं। देखिए, बात करेंगे एक कोशिका के ग्रोथ के बारे में तो मान लीजिए ये मैंने एक सेल बनाया, ठीक है, ये बेसिकली एक तरह की सेल है। सेल के अंदर ग्रोथ इस तरह की नहीं होती कि इसकी साइज इंक्रीज हो जाए, मतलब इतना बड़ा है तो ये इतना बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर जो ग्रोथ होती है तो ऐसे होती है कि ये दो हिस्सों में टूट जाता है। एक हिस्सा एक कोशिका बनाता है, एक हिस्सा दूसरी कोशिका बनाता है, यानी कि एक कोशिका से दो कोशिका और दो कोशिका से फिर चार कोशिका का निर्माण ही क्या कहलाता है? सेल के अंदर ग्रोथ कहलाता है। इसी को हम बायोलॉजिकल या फिर साइंस की लैंग्वेज में सेल डिवीजन करते हैं, यानी कि क्या हुआ कि सेल क्या कर रही है? डिवाइड कर रही हैं। सेल डिवाइड कर रही हैं, उसी वजह से सेल के नंबर्स बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेल की ग्रोथ का मतलब सीधा सीधा सा है कि सेल की नंबर्स में ग्रोथ, यानी कि सेल के नंबर में इंक्रीजमेंट, इसी को बेसिकली हम कहते हैं सेल डिवीजन। अच्छा, सेल डिवीजन की वजह से ही हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ दिखाई देती है। आपके दिमाग में चल रहा होगा, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि सेल तो लगातार डिवाइड करती रहती होंगी या सेल के अंदर लगातार डिवीजन होता रहता होगा, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि मेरी हाइट तो इतने पे रुक गई? देखिए, होता क्या है कि आपकी जो सेल डिवीजन है वो अपने मन से नहीं होता, इसे कोई कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। इसे क्या करता है? कोई कंट्रोल करता है। वो कंट्रोल कौन करता है? उससे कंट्रोल करते हैं जीन्स। जीन्स पहनने वाली जीन्स नहीं, हमारे बॉडी के अंदर जीन्स होते हैं, इसको बोलते हैं आरएनए और डीएनए। में किसी लेक्चर में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आरएनए और डीएनए जो होते हैं उनके अंदर कुछ कोडिंग होती है, उनके अंदर कुछ मैसेज लिखा होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये जो सेल डिवीजन है वो पूरी तरह से कंट्रोल होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सेल डिवीजन है या जो ये ग्रोथ है सेल के अंदर वो कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड ग्रोथ है, ठीक है। अब जब कंट्रोल्ड ग्रोथ है तो जितना जितना जीन के अंदर लिखा रहेगा, मान लीजिए हाथ का लिखा है कि भाई हाथ 2 फीट का होना है या 2.5 किलो का हाथ होना है, तो उस जीन के अंदर 2.5 किलो का हाथ के बारे में लिखा हुआ है, तो जो हाथ की सेल्स हैं वो उतनी ही ग्रोथ करेंगे कि हाथ जो है वो 2.5 किलो का हो जाए। कहने का मतलब यह है कि हर एक पर्टिकुलर एरिया या फिर हर एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए जीन के अंदर एक स्पेसिफिक कोडिंग होती है जिसके अनुसार ही सेल का डिवीजन होता है, ठीक है। तो यानी कि सेल का जो डिवीजन होता है वो पूरी तरह से कंट्रोल्ड होता है। होता क्या है कि कभी कदा जीन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है। जीन का मतलब ये हुआ कि आरएनए और डीएनए जो होते हैं इनकी कोडिंग होती है, इनके अंदर प्यूरिन और कई चीजों से मिलकर के ये बने हुए होते हैं। अब होता क्या है कि मान लीजिए किसी तत्व की कमी हो गई, जिस वजह से जीन के अंदर कोई कमी आ गई, तब इसका कंट्रोल खराब हो सकता है। या जीन के अंदर कोई म्यूटेशन आ जाता है। म्यूटेशन का मतलब जीन में परिवर्तन, जीन में कोई परिवर्तन हो गया, ठीक है, आरएनए डीएनए में कोई परिवर्तन हो गया, या कोई बाहर से कोई वायरस आ गया और आरएनए डीएनए को क्या किया? ब्रेक कर दिया। ऐसी कंडीशंस में जो आरएनए डीएनए यानी कि जो जीन्स हैं उनका जो कंट्रोल है इसके ऊपर से वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा, या फिर सेल डिवीजन के ऊपर जो कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। अब चूंकि पता है आपको कि सेल का नेचर क्या है? डिवाइड करना। सेल क्या करती है? दो बनती जाती है, ठीक है, वो डिवाइड करती जाती है। तो जैसे ही इसके ऊपर से कंट्रोल खत्म होता है जीन का,
तैसे ही क्या करता है, जैसे घरों में बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा कि जब मम्मी पापा कोई होता है घर पे जो डांटता है बच्चों को, जब तक वो रहता है तब तक बच्चे शांति शांति से खेल रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो हटा, मतलब दरवाजे के बाहर जैसे गया, बस उनकी तो उनसे ताई शुरू हो जाती है। तो ऐसा यहाँ पे भी है, जब तक जीन इसे कंट्रोल करता है, जब तक जीन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आई होती है, तब तक ये सही से काम कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही जीन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जीन का कंट्रोल इसके ऊपर से खत्म हो जाता है, तो ये जो सेल्स होती हैं वो अपने मन की करने लगती हैं। अपने मन की करने का मतलब है कि इनके अंदर सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाता है। अभी जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है, बेसिकली इसी को हम कैंसर कहते हैं साइंस की भाषा में, ठीक है। तो आपको कैंसर समझ आ गया। अब हम बात करते हैं टेस्टिकल्स के बारे में। आप सभी को पता है कि मेल बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसको बोलते हैं टेस्टिस। अभी जो टेस्टिस होते हैं बेसिकली दो होते हैं, यानी कि पेयर्स में उपस्थित होते हैं। सिंगल टेस्टिस को टेस्टिकल कहते हैं, ठीक है। यहां पे मैंने सिंगल टेस्टिस का फिगर बनाया है, दो टेस्टिस में बनाऊंगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एक ही में आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही एक जैसे होते हैं, मतलब जुड़वा भाई वाला कंडीशन है, ठीक है। तो यहां पे हम समझ लेते हैं टेस्टिकल के बारे में, ठीक है। आप समझिए, ये जो आपको राउंड कलर का गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ओवल शेप में, इसको बोलते हैं टेस्टिकल, ठीक है। सिंगल होगा तो टेस्टिकल बोलेंगे, दो होंगे तो टेस्टिस बोलेंगे, ठीक है। टेस्टिस के अंदर यानी कि टेस्टिकल के अंदर ही स्पर्म का निर्माण होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक। उसके ऊपर आपको ये ब्लू कलर की जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। देखिए यहां पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, इसके लिए मैंने टेस्टिस पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है, जिसे आप जाकर के प्लेलिस्ट में आराम से देख सकते हैं, ठीक। अब यहां समझिए, देखिए ये जो राउंड शेप यानी कि ओवल शेप का दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं टेस्टिकल। इसके ऊपर जो ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर लगा हुआ है पतला सा, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस, ठीक है। एपिडिडाइमिस से ही यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और पतला सा पाइप जैसा स्ट्रक्चर लगा हुआ है, जिसको बोलते हैं वॉस डिफरेंस। वॉस डिफरेंस ही वो पाइप होती है जो स्पर्म को कैरी करती है और ले जाकर के यूरेथ्रल ओपनिंग यानी कि वो पेनिस में जाकर के छोड़ देती है स्पर्म को, ठीक है, ताकि वो जो स्पर्म है वो बॉडी से इजैकुलेट हो जाए, यानी कि बाहर निकल जाए। तो यही एक पाइप होती है, इसको बोलते हैं वॉस डिफरेंस। अभी जो एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस का बेसिकली काम ये होता है कि ये स्पर्म को स्टोर करता है, ठीक है। यहां ये जो टेस्टिस है, इसी के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया चल रही होती है। टेस्टिस के अंदर ही स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया की वजह से ही यहाँ पे स्पर्म का निर्माण होता है और ये स्पर्म जाकर के इस एपिडिडाइमिस में स्टोर होता जाता है। अब जब मेल का इजैकुलेशन का टाइम आता है तो यहाँ वॉस डिफरेंस से ये स्पर्म क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं और वो यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू बाहर इजैकुलेट हो जाते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। हमने फिजिकल स्ट्रक्चर समझ लिया, बाहर का स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, अब हम अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं। बात करें अगर अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में, तो आपको यहाँ पे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है बेसिकली इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस थोड़ा सा यहां पे हो गया मिक्स, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं एक तरह की पाइप जैसी आकृति होती है, जो इस तरह जैसे स्प्रिंग जैसे ऐसे ही मतलब मिक्स होती है, ठीक है। ये एक तरह की पाइप जैसी आकृति होती है, इसी के अंदर क्रिया चल रही होती है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस की वजह से ही स्पर्म का निर्माण होता है। अब इस क्रिया को हम समझ लेते हैं पहले कि क्या कौन सी क्रिया किस तरह से चलती है जिस वजह से स्पर्म का निर्माण हो जाता है। देखिए बेसिकली ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मैंने बताया कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं वो एक तरह की पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है जो स्प्रिंग जैसे फॉर्म में इस टेस्टिस के अंदर यानी कि टेस्टिकल के अंदर उपस्थित होता है। इसी के अंदर रिएक्शन चलती है जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया की वजह से स्पर्म का निर्माण होता है। अब आइए हम समझते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम इस पाइप के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये है बाहरी लेयर, ये जो आपको यहाँ पे गोल गोल से दिख रहे हैं ये बाहरी लेयर, और ये ट्यूब का अंदर वाला हिस्सा। अब भाई आपने पाइप देखी ना, पाइप, ठीक है, एक बाहर वाला हिस्सा होता है तो ये बाहर वाला हिस्सा है, और एक जो मोटाई होती है पाइप की, देखना थिकनेस होती है, चारों तरफ से थिकनेस आती है, तो वो थिकनेस बेसिकली ये है। और जो बीच का हॉलो एरिया होता है जिसके अंदर से पानी बहता है वो एरिया ये है, ये पूरी तरह से एम्प्टी होता है, ठीक। अब समझिए ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसके अंदर कुछ छोटी छोटी सेल्स पाई जाती हैं। इन सेल्स को क्या बोलते हैं, जर्म सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जर्म सेल बोलते हैं, इसको जर्म सेल बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं
या फिर इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, इसको दो नामों से जाना जाता है। जो इसके अंदर जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है उसके अंदर जो सेल्स होती हैं छोटी छोटी सी, उसे बोलते हैं जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया। अब ये जो जर्म सेल्स हैं बेसिकली यही, जब इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है तो यही जर्म सेल्स आगे चल के डेवलप होती हैं और डेवलप होकर के क्या बनाती हैं, स्पर्म का निर्माण करती हैं। ये क्या करती हैं, स्पर्म का निर्माण करती हैं। मैं यहां पे क्यों बना रहा हूं आपको बताता हूं। अभी देखिए, अब ये जो जर्म सेल्स हैं इसके ऊपर जो टेस्टोस्टेरोन, जो मेल के अंदर जो हार्मोन होता है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए जिम्मेदार होता है, वो यहां पे एक्ट करेगा और इस जर्म सेल को कन्वर्ट कर देगा या चेंज कर देगा या बदल देगा किसमें, स्पर्म्स के अंदर। अब ये जब स्पर्म में बदल जाएगा तो ये आकर के इस पाइप में इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा, ये पाइप बेसिकली इस तरह की होती है। अब ये पाइप से घूमते हुए यहां पे यानी कि एपेरिडाइमिस में जाकर के स्पर्म स्टोर हो जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब आप सोच रहे होंगे फिर कैंसर कहां हुआ भाई, है ना, आप सोच रहे होंगे कैंसर कहां हुआ। आइए समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि जो जर्म सेल्स हैं बेसिकली, अब चूंकि हमेशा ही बॉडी में स्पर्म का निर्माण होता रहता है, ऐसे में ये जो जर्म सेल है, मैंने अभी आपको बताया कि सेल के अंदर क्या नेचर होता है, डिवीजन करने का। तो ये जो जर्म सेल है ये भी क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी। डिवाइड करके 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, ऐसे करके इनका निर्माण होता रहेगा, यानी कि इनके अंदर ग्रोथ जो है होती रहेगी, ताकि भाई स्पर्म की काउंटिंग कभी कम ना हो ना, आराम से स्पर्म बनते रहें। तो इसके लिए इसके अंदर फास्टली डिवीजन होगा। अब ये जो डिवीजन होगा ऐसा नहीं कि अनकंट्रोल होता है, किसी ना किसी जीन के कंट्रोल में रहता है ये। अच्छा, उस जीन में किसी वजह से कोई त्रुटि आ जाए, कोई खराबी आ जाए, जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया, तो यहां का जो डिवीजन का जो कंट्रोल है वो खत्म हो गया। ठीक है, जैसे ही खत्म होगा तो यहां पे ये जो सेल्स है वो अनकंट्रोल्ड डिवाइड होने लगेंगी, यानी कि उसका जो कंट्रोल खत्म हो गया तो ये बिल्कुल अपने मन की हो जाएंगी और लगातार डिवाइड होना शुरू कर देंगी। अब जब डिवाइड होने लगेंगी तो आसपास के एरिया में यही सेल्स ढेर सारी हो जाएंगी, यहां पे इकट्ठा होने लगेंगी, बहुत तेजी से डिवीजन होने लगेगा तो यहां पे इकट्ठा हो जाएंगी। अच्छा, मैंने एक बात और नहीं आपको बताई थी, जो सेल्स अनकंट्रोल्ड डिवाइड होती हैं उनको बोलते हैं कैंसरस सेल्स। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ की जो सेल्स अनकंट्रोल डिवाइड हो रही हैं, यानी कि ये जो कैंसरस सेल बन गई, तो यहाँ पे बहुत सारी सेल्स इकट्ठा हो जाएंगी। अब यही सेल्स यहाँ पे हम समझ लेते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए पर्टिकुलर इस एरिया मान लीजिए ये कैंसरस सेल इकट्ठा हो रही हैं। अब ऐसे करके यहाँ पे बहुत तेजी से डिवीजन हो रहा है। अब डिवीजन हो रहा है तो ये डिवीजन बढ़ता जाएगा, सेल्स की मात्रा क्या होगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ते 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 एक बड़ा रूप ले लेगी, यानी कि ढेर सारी सेल्स वहां पे इकट्ठा हो जाएगी। अब जब ये ढेर सारी सेल्स इकट्ठा हो जाएगी तो आपको पता है कि एक किसी भी सरफेस में जब कोई चीज एक्स्ट्रा आ जाती है तो वो कहीं ना कहीं उभर जाती है। तो ये भी टेस्टिकल के ऊपर ये उभार, एक दाने जैसा उभार आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक पफ जैसा उभार आ जाएगा। बेसिकली इसी उभार को बोलते हैं जर्म सेल ट्यूमर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, जर्म सेल ट्यूमर बोलते हैं। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, इसको बोलते हैं जर्म सेल ट्यूमर। अब ये जो जर्म सेल ट्यूमर है, चूंकि जो कैंसरस सेल होती हैं वो अगले वाली सेल को भी इन्फेक्ट करती हैं ताकि वो भी कैंसरस सेल में डेवलप हो जाए। अब ये जब कैंसरस सेल ढेर सारी यहां पे हो जाएंगी तो ये एरिया थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो टेस्टिकल के ऊपर ये नजर आने लगेगा, यानी कि ये उभार एक पफ की तरह उभर आएगा। बेसिकली इसी पफ को क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर कैंसर बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टेस्टिकुलर कैंसर बेसिकली होता क्या है। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कराता हूं। देखिए होता क्या है कि जो टेस्टिकल्स होते हैं उनके अंदर होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जर्म सेल्स होती हैं। जर्म सेल डिवाइड करती हैं और नए सेल का निर्माण करती हैं। अब ये नई सेल्स ही स्पर्म में बदल जाती हैं। अब ये जब किसी वजह से जो जर्म सेल होती हैं इनके अंदर का जो सेल डिवीजन के जो कंट्रोल पावर है वो खत्म हो जाती है, यानी कि सेल डिवीजन का जो कंट्रोल है वो किसी वजह से अगर खत्म हो जाता है तो यहां की जर्म सेल्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करना शुरू कर देती हैं, यानी कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन करना शुरू कर देती हैं। ऐसी कंडीशन में यहां पे ढेर सारी सेल्स इकट्ठा हो जाती हैं और जो सेल्स इकट्ठा हो जाएंगी तो एक उभार जैसा, एक पफ जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको बोलते हैं जर्म सेल ट्यूमर। ठीक है, अब जो ये जर्म सेल ट्यूमर है तो इसका इंफेक्शन आसपास के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में भी बढ़ेगा। आसपास के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जब बढ़ेगा तो इसी पूरे इंफेक्शन को बोलते हैं टेस्टिकुलर कैंसर। तो ये कैंसर का रूप ले लेगा, इसीलिए उसको बोलेंगे टेस्टिकुलर
कैंसर। आप कहोगे ये तो बड़ी समस्या वाली बात है भाई। अच्छा, इसको हम पहचानेंगे कैसे? पहचानने वाला देखिए बहुत आसान तरीका है, समझिए। यहाँ पे जब उभार आ जाएगा तो आराम से आप हाथ से टच करके इसे फील कर सकते हैं। अगर आपको कैसा कोई उभार दिखता है तो इसका मतलब ये है कि ये जर्म सेल ट्यूमर हो सकता है, या अगर ये उभार बड़ा हो जाता है या बहुत दिन तक रह जाता है तो ये कैंसर का रूप ले लेगा। आप कहोगे अच्छा दर्द नहीं होता क्या? दर्द भी होता है। देखिए कुछ कंडीशन में दर्द होता है, कुछ कंडीशन में दर्द नहीं होता है, लेकिन इसको पहचानने का आसान सा तरीका है, आप अपने हाथ से आराम से स्मूथली अगर टच करते हैं अपने स्क्रोटम के ऊपर, टेस्टिस के ऊपर टच करते हैं तो आपको फील हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ दाने जैसा स्ट्रक्चर या पफ टाइप स्ट्रक्चर कोई दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब आप जो है आपको कैंसर की चांसेस हैं, यानी कि टेस्टिकुलर कैंसर की चांसेस हैं। तो ऐसे में जाकर के आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो आपको बताएगा कि किस तरह इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अच्छा, ये जो कैंसर होता है वो दो तरह का होता है। पहला होता है नॉन सेमिनोमा, ठीक है, नॉन सेमिनोमा, ठीक है, और दूसरा होता है सेमिनोमा। मैं आपको बताता हूं क्या होता है एक्चुअली में, ठीक है। पहला होता है नॉन सेमिनोमा, मैं यहाँ पे ए सही कर दूं, ठीक है। पहला होता है नॉन सेमिनोमा, दूसरा होता है सेमिनोमा। नॉन सेमिनोमा का मतलब ये हुआ कि जो कैंसरस सेल जो यहाँ पे डेवलप हो रही हैं वो बहुत तेजी से डेवलप होंगी, यानी कि जो यहाँ पे कैंसर है वो इसका इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलेगा और ये एक बड़ा एरिया कवर करता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जो सेमिनोमा की कंडीशन होती है उसमें ये जो कैंसरस सेल है यानी कि जो टेस्टिकुलर कैंसर है वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है, ठीक है। तो ऐसे में जब डॉक्टर एग्जामिन करेगा तो वो टेस्ट के थ्रू ये पता कर लेगा कि कौन सा भाई किस तरह का कैंसर है, नॉन सेमिनोमा है या फिर सेमिनोमा है। अब आते हैं कि इसके ट्रीटमेंट के तौर पे हम क्या कर सकते हैं या फिर डॉक्टर्स क्या क्या थेरेपीज अपनाते हैं जिसके थ्रू इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट के तौर पे हम क्या क्या कर सकते हैं, तो पहला आता है कीमोथेरेपी, यानी कि जब डॉक्टर एग्जामिन करेगा कि भाई यहाँ पे किस तरह का कैंसर है, पहले तो वो पता करेगा किस तरह का कैंसर है, नॉन सेमिनोमा है कि सेमिनोमा है। जब उसको पता चल जाएगा तो उसके ट्रीटमेंट के तौर पे वो पहले चेक करेगा कि कितना इन्फेक्शन फैला हुआ है। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं है तो कुछ मेडिकेशन के थ्रू या फिर कह सकते हैं कुछ मेडिसिन दे करके उसकी कीमोथेरेपी होगी और उसके थ्रू यहाँ की जो कैंसरस सेल हैं उनको क्या करेंगे, डेड कर देंगे, यानी कि जिन सेल्स के अंदर कंट्रोल खत्म हो गया है और जो सेल्स लगातार डिवाइड कर रही हैं उनको क्या करेंगे, वो डेड कर देंगे इस एरिया में, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन बनती है, इसको बोलते हैं रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या होता है, कुछ रेडियो वेव्स डालते हैं, ठीक है, और रेडियो वेव्स डाल करके यहाँ पे वेव्स डाली जाती हैं और वेव से ही इन सेल को क्या करते हैं, डेड करते हैं, यानी कि इनको निरस्त कर देते हैं। अब ये जब निरस्त हो जाएंगी तो आगे चल के कुछ दिनों में यहाँ की जो सेल्स हैं वो डेवलप कर जाएंगी और ठीक ढंग से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का निर्माण ठीक ढंग से पहले जैसा हो जाएगा। तीसरी जो कंडीशन आती है वो आती है सर्जरी की। अब बात आती है कि सर्जरी की कंडीशन कब आएगी, जब ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, मतलब ये एरिया पूरा एरिया कवर कर लेगा, मान के चलिए हाफ से भी ज़्यादा एरिया अगर कवर कर लेता है ये बहुत दिन तक। भाई देखिए मैंने भी आपको बताया कि इसके अंदर पेन हो भी सकता है, पेन नहीं भी हो सकता है, ये आपको पता भी चल सकता है और पता नहीं भी चल सकता है, ठीक है, दोनों कंडीशन बनती हैं। अगर आपको किसी वजह से पता नहीं चल पाया, कोई पेन उन हुआ नहीं, आपको पता चल नहीं पाया, यहाँ पे कैंसरस सेल डेवलप हो रही हैं और डेवलप होकर के ये पूरे टेस्टिस में फैल गई। अब जब पूरे टेस्टिस में फैल गई तो क्या कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी के थ्रू बचाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं बचाया जा सकता है। तो इसके लिए एक ही कंडीशन बनती है, यहाँ से पूरे एरिया को कट किया जाएगा, ठीक है, यानी कि वॉश डिफरेंस से लेकर के पूरा एपिडाइमिस और पूरा टेस्टिकल आराम से कट करके इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे ताकि इन्फेक्शन दूसरे टेस्टिकल तक ना फैले, ठीक है। तो ये रहा आज का टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें ताकि ये जानकारी लोगों तक पहुंच सके और भी लोग इसके प्रति जागरूक हो सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।